गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट थर्ड, जिसमें हम देखेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस इस वीडियो में हम काफ़ी सिंपल से लैंग्वेज में समझेंगे कि रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होते हैं, उसके क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इसको हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेगुलेटरी अफेयर्स आखिर क्या होते हैं। गाइस तो इसको समझते हैं हम एग्जांपल से। जैसे कि गाइस कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को उसका प्रोडक्शन करती है या उसको बनाती है, तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उसमें बहुत सारी टेस्टिंग की जाती है। जैसे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसमें क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग की जाती है, और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स एंड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है। तो जो भी आप क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हो, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हो, या आप क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हो, या क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आपका क्या करना है, एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है, उसका डाटा सबमिट करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो जैसे कि अलग अलग कंट्री की क्या है, अपनी अपनी एक रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है। जैसे कि इंडिया की रेगुलेटरी बॉडीज़ है CDSCO, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए का है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या करती है कि एक गाइडलाइन बनाती है, ठीक है। तो इस गाइडलाइन में ये क्या करते हैं, कोई भी आप क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हो किसी भी ड्रग का, या प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हो, या जो भी आप क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसका एक डाटा मेंटेन करती है। तो आपको किसी भी ड्रग को मार्केट में लॉन्च करने के लिए वो जो है डाटा जो है मैच होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी अपने CDSCO है उसने जो भी रेंज बनाया है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, या जो भी नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, या जो भी गाइडलाइंस है उनकी, तो वो जो है आपका जो रिज़ल्ट है उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तभी आप किसी भी प्रोडक्ट को या मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसको टेस्टिंग करके जो भी आपने क्लिनिकल ट्रायल्स की जो भी डाटा सबमिट की है उसको टेस्ट कर सके, ताकि उसकी सेफ्टी, उसकी क्वालिटी एंड एफिकेसी को वो मेंटेन कर सके। तो यही मेन काम है रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट का, कि ये जो है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी को मेंटेन करके ये पब्लिक हेल्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये था एक जनरल सा इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। तो गाइस अब हम इसको देखते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो इट इज़ अ कंपैरेटिवली न्यू प्रोफेशन विच डेवलप्ड फॉर द डिज़ायर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय द कंट्रोलिंग द safety and efficacy of the product in area including pharmaceuticals, veterinary medicines, medical devices, pesticides, agrochemicals, cosmetics and कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये एक न्यू डेवलप प्रोफेशन है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा जो है डेवलप किया गया था पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रेगुलेटरी अफेयर्स क्या करती है, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, या मेडिसिनल प्रोडक्ट वेटनरी प्रोडक्ट्स हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गया, पेस्टिसाइड हो गया एंड एग्रोकेमिकल्स, तो इन सब की सेफ्टी एंड एफिकेसी को क्या करता है, इंश्योर करता है, ताकि ये पब्लिक हेल्थ पे कोई भी इसका गलत इफेक्ट ना पड़े या कोई भी ख़राब प्रभाव उस पर ना पड़े। तो ये जो है इसको मतलब रेगुलेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट। द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी एंड टेस्टिंग, manufacture and marketing of this product, and also want to ensure that they supply products that are safe and make a worthwhile contribute to the public health and welfare। तो जो भी इंडस्ट्रीज़ है किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है, उसको डिस्कवर करती है, उसकी टेस्टिंग करती है और उसको मार्केटिंग करती है, तो उनका जो है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल रहता है कि वो उसकी जो भी सारी चीज़ें सेफ्टी एफिकेसी को क्या करे, इंश्योर करे, ठीक है, ताकि वो पब्लिक हेल्थ पे कोई भी उसका गलत जो है इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इसको भी ये क्या करती है, ये रेगुलेट करती है। तो हम देखेंगे अब हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। तो आखिर रेगुलेटरी अफेयर्स को लाने का क्या रीज़न था, क्यों लाया गया रेगुलेटरी अफेयर्स को, ठीक है। तो 1950 में हुआ है था कि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेजिडीज़ हुई थी, जैसे कि सल्फोनामाइड ट्रेजिडीज़ एंड थैलेडोमाइड ट्रेजिडीज़। तो इसमें क्या हुआ था कि जो बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ज़्यादा जो है गलत इफ़ेक्ट मिला था, बहुत सारे बच्चों में इसका बहुत ज़्यादा
दुष्प्रभाव देखा गया था। तो इसके कारण क्या किया गया, रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट को लाया गया। तो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में आने से पहले उसकी जो भी सारी जितनी भी सारी आप टेस्टिंग करते हो, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, तो उनका जो है डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करती है। और किसी भी प्रोडक्ट अगर वो सही है तो उसको मार्केट में लाने के लिए उसको अप्रूवल देती है। द ड्रग इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज इट वेरी प्रिमेटिव स्टेज still to 20th century and most of the drug were imported from the फॉरेन कंट्रीज़। तो गाइस हम बात करें अगर 20th सेंचुरी की, तो उस समय जो है इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा प्राइमेटिव इस स्टेज में था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो होता यह था कि किसी भी फॉरेन कंट्री से यहाँ पे जो ड्रग है वो इम्पोर्ट की जाती थी। गवर्नमेंट पास द पॉइजन एक्ट 1990 टू चेक एंड होल्ड द कंट्रोल ऑन चीप ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1919 में पॉइजन एक्ट को पास किया। चीप ड्रग जो कि मार्केट में अवेलेबल्स रहते हैं और जिसको होल्ड करके रखा जाता है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने यह पॉइजन एक्ट पास किया 1990 में। एंड इसके बाद द पॉइजन एक्ट वाज फॉलोड बाय द डेंजरस ड्रग एक्ट इन 1913। तो डेंजरस पॉइजन एक्ट के बाद जो है डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 को जो है वो लागू किया, जो कि किसी भी जैसे कि उसके कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड पोसेशन एंड ट्रेड ऑफ ओपियम को क्या करती है, उसको रेगुलेट करती है। देन अब हम देखते हैं एक्ट्स एंड रूल जो कि पास हुए थे रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उसको देखें हम। तो सबसे पहला है यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड सेकेंड है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। तो इसका जो है यहाँ पे गाइस MCQs वगैरह में पूछा जाता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है कब आया था। तो आया था 1940 में और इसके रूल्स जो हैं वो 1945 में आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस ये जो है आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एंड थर्ड है फार्मेसी एक्ट 1948। उसके बाद आया था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज रूल्स 1955 एंड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955 एंड इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 एंड पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये थे कुछ गाइड जो रूल्स जो कि पास हुए थे रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो अब हम देखते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड रेगुलेटरी बॉडी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो सबसे पहले है यहाँ पे USA। तो USA का जो है रेगुलेटरी बॉडी है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। UK का है, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का है TGA, जिसको हम बोलते हैं थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ है इंडिया। इंडिया का रेगुलेटरी बॉडी है CDSCO, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कनाडा का है हेल्थ कनाडा। एंड यूरोप का है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। एंड सेवन जापान। जापान का है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर। तो गाइस ये हैं डिफरेंट कंट्रीज़ एंड देयर रेगुलेटरी बॉडीज़। तो ये जो रेगुलेटरी बॉडी है वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो गाइडलाइंस बनाती है, ताकि कोई भी जो ड्रग है वो मार्केट में उसको अप्रूवल मिल जाए वो, और आसानी से आप उसको वहाँ पे उसको सेल कर सको लोगों को। ठीक है, तो ये जो है उसको रेगुलेट करती है। अब हम देखते हैं रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है ये जो है गवर्नमेंट के बीच एंड जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है तो उनके बीच जो है ये एक अहम भूमिका निभाती है हमारी जो रेगुलेटरी अफेयर है। सेकेंड है रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट प्ले अ विटल रोल टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग अवेलेबल टू द पब्लिक इन द मार्केट। तो मार्केट में जो भी जो ड्रग अवेलेबल है तो उसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इंश्योर दैट द कंपनी कंपाइल ऑल द सिस्टम पॉलिसीज़ एंड लॉ पर्टेनिंग टू देयर बिजनेस। तो जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें प्रॉपरली पॉलिसी सिस्टम वगैरह है कि नहीं, वहाँ अच्छे से लॉस वगैरह को फॉलो किए जाते हैं कि नहीं, तो इन सब को भी इंश्योर करना उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। एंड फिफ्थ है एडवाइज देयर कंपनीज ऑन द रेगुलेटरी एस्पेक्ट एंड क्लाइमेट दैट वुड अफेक्ट द प्रपोज्ड एक्शन। तो जो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट है वो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को एडवाइस करती है रेगुलेटरी एस्पेक्ट के बारे में, और क्लाइमेट जो कि आपके प्रपोज्ड एक्शन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो ये थे गाइस रोल्स ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट। तो अब हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट्स।
तो अब देखते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट है लिजन विद द हेल्थ अथॉरिटीज़, जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ है उनके साथ बातचीत करना, उसके साथ संवाद करना। एंड सेकंड है रेगुलेटरी कंप्लायंस। थर्ड है कि फोकस ऑन करेंट एंड चेंजिंग रेगुलेशंस, तो आपको क्या चीज़ जो है उसमें चेंज वगैरह करना है तो उसको भी रेगुलेट करना। एंड फोर्थ है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स टू हेल्थ अथॉरिटी and to give strategic direction to the technical department and provide right solution of टेक्निकल प्रॉब्लम। तो अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसका राइट सॉल्यूशन जी प्रोवाइड करता है रेगुलेटरी अफेयर्स। एंड मैनेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो कोई भी अगर प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल को मैनेज करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड फैसिलिटेट रेगुलेटरी इन टाइमली अरेंजिंग एंड शेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने मैनेज किया है उसको शेयर करता है, ठीक है। एंड लीड फैसिलिटी इंस्पेक्शन एंड टू असिस्ट द रेगुलेटर ऑडिट्स। तो ये जो है गाइस इसके इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट की। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।